नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुशवाहा और आप देख रहे हैं शुभ टाइम 8। दोस्तों, हम यहां पर सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न खबरों का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें वायरल होती हैं जिनका सच कुछ और होता है और थंबनेल कुछ और दिखाया जाता है। यहाँ तक कि कुछ खबरें तो पूरी तरह झूठी भी होती हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम अपना विश्लेषण। दोस्तों, हम खबर भी सीधे सोशल मीडिया से ही ले रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कई खबरें वायरल हैं। दोस्तों, हम हर खबर का तो विश्लेषण नहीं कर सकते, किंतु जो कुछ महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनका विश्लेषण हम अवश्य करते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पर खबरें मिली हैं जो कुछ इस तरह हैं। युद्ध रोकने के लिए ट्रंप ने ये प्लान मानेगा ईरान। दोस्तों, ऐसे थंबनेल दिखाकर हमें लुभाया जाता है वीडियो देखने के लिए, किंतु दोस्तों हम उससे हटकर कुछ अलग देखते हैं। यह खबर तो और भी सनसनीखेज है। दोस्तों, इसमें बताया गया है ताइवान ने मांगी भारत से बड़ी मदद, हिल गया चीन। दोस्तों, यह खबर तो भारत तक की है, इसलिए पूरी तरह झूठ होना मुश्किल है। चलिए हम इसका विश्लेषण देखते हैं और देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, हम अपना विश्लेषण एआई से करेंगे और हम अपना विश्लेषण जेमिनाई से करने वाले हैं, क्योंकि हमने जेमिनाई की सेव हिस्ट्री में सेव कर रखा है कि मुझे खबरें वास्तविक डेटा से पुष्टि करके दिखाओ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर जेमिनाई से पूछे हैं कि ताइवान ने मांगी भारत से बड़ी मदद, हिल गया चीन। यह खबर भारत तक की है, इसमें कितनी सच्चाई है और इस खबर की वास्तविक डेटा से पुष्टि करके प्रस्तुत करो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना विश्लेषण। खबर भारत तक और अन्य मीडिया आउटलेट्स पर ताइवान और भारत के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को लेकर चल रही है। आपकी जिज्ञासा सही है, लेकिन इस खबर को सैन्य मदद के बजाय आर्थिक और तकनीकी साझेदारी के चश्मे से देखना अधिक वास्तविक होगा। यहाँ इस खबर का वास्तविक विश्लेषण और पुष्टि दी गई है। 1. ताइवान ने भारत से क्या मदद मांगी है? ताइवान ने भारत से कोई सीधी सैन्य मदद, हथियार या सैनिक नहीं मांगी है, बल्कि सेमीकंडक्टर, चिप मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी की मांग की है। एफटीए की मांग। ताइवान ने भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए करने की तीव्र इच्छा जताई है, ताकि ताइवान की कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत में निवेश कर सकें। चीन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यह दिलचस्प खबर है। हालांकि जिस तरह से थंबनेल दिखाया जाता है उससे थोड़ा अलग है, लेकिन यह बहुत ही दिलचस्प खबर है और इसे हमें देखना चाहिए। चीन से दूरी। ताइवान के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डेप्यूटी एनएसए और अन्य अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ताइवान भारत की मदद कर सकता है, ताकि भारत की चीन पर निर्भरता कम हो सके। 2. चीन का खिल जाना, चीन की बौखलाहट। ये हिस्सा काफी हद तक सच है। चीन भारत और ताइवान के बीच बढ़ती नजदीकी से बेहद नाराज है। राजनयिक विरोध। हाल ही में जब ताइवान ने मुंबई में अपना नया प्रतिनिधि कार्यालय टीईसीसी खोला, तो चीन ने भारत के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। वन चाइना पॉलिसी। चीन लगातार भारत पर दबाव बनाता है कि वो ताइवान के साथ किसी भी तरह का आधिकारिक संबंध न रखे। चीन को डर है कि भारत की तकनीकी शक्ति और ताइवान की चिप मेकिंग क्षमता मिलकर चीन के आर्थिक दबदबे को खत्म कर सकती है। 3. तो दोस्तों यहाँ पर चीन को नाराज़ होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि वह ताइवान को अपना हिस्सा जो बताता है, लेकिन भारत भी कहाँ रुकने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। खबर की सच्चाई। फैक्ट चेक। क्या ये युद्ध की तैयारी है? नहीं।
अभी ये पूरी तरह से आर्थिक युद्ध, इकोनॉमिक वॉर और कूटनीति तक सीमित है। भारत का स्टैंड। भारत सर वैसे दोस्तों यह भी कहना कि इकोनॉमिक वॉर है यह थोड़ा अधिक हो जाएगा। यह एक सामान्य दो देशों के बीच संबंध है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपनी वन चाइना नीति में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन ताइवान के साथ आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंधों को तेजी से बढ़ावा दे रहा है, जो चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। आपके YouTube वीडियो के लिए विश्लेषण हुक पॉइंट्स। 1. चिप डिप्लोमेसी। वीडियो में समझाएं कि कैसे ताइवान की चिप और भारत का सॉफ्टवेयर मिलकर चीन के इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों हम यहाँ पर जेमिनाई से बोले हैं, इस खबर को विस्तार से समझाओ कि भारत किन किन विषयों पर अपनी सहमति दर्ज करा रहा है और आगे का कदम क्या होगा। तो हमारा उत्तर प्रस्तुत हो चुका है, चलिए देखते हैं। भारत और ताइवान के बीच बढ़ती नजदीकी की ये खबर रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक और आर्थिक इकोनॉमिक मोर्चे पर बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च 2026 की ताज़ा अपडेट्स के अनुसार भारत तक और अन्य वैश्विक मीडिया पोर्टल्स जिस बड़ी मदद की बात कर रहे हैं, उसका वास्तविक विस्तार नीचे दिया गया है। 1. ताइवान ने भारत से क्या मांगा है? ताइवान सीधे तौर पर सैन्य मदद नहीं, बल्कि रणनीतिक कवच, स्ट्रेटेजिक शील्ड की मांग कर रहा है। इसके मुख्य बिंदु हैं: सप्लाई चेन रेजिलियंस। ताइवान चाहता है कि वो अपनी कंपनियों जैसे फॉक्सकॉन, TSMC को चीन से निकालकर पूरी तरह भारत में बसाए। इसके लिए उसने भारत से बेहतर बुनियादी ढांचे और मुक्त व्यापार समझौते FTA की मांग की है। लेबर मोबिलिटी, श्रमिक गतिशीलता। ताइवान में काम करने वालों की कमी है। उन्होंने भारत से कुशल श्रमिकों, स्किल्ड वर्कर्स को भेजने में मदद मांगी है। जनवरी-मार्च 2026 में इसके लिए विशेष समझौते, जैसे मिजोरम सरकार के साथ समझौता हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर समर्थन। ताइवान चाहता है कि भारत G20 और क्वाड जैसे मंचों पर उसके आर्थिक अस्तित्व का समर्थन करे। 2. भारत किन विषयों पर सहमत है? भारत ने बहुत ही सावधानी से और चतुराई से अपनी सहमति दर्ज की है। सेमीकंडक्टर हब। भारत ताइवान की चिप मेकिंग तकनीक, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए पूरी तरह सहमत है। गुजरात और अन्य राज्यों में ताइवान के सहयोग से प्लांट लग रहे हैं। डिजिटल इंडिया और AI कन्वर्जेंस इंडिया 2026 एक्सपो में भारत ने ताइवान को अपना AI टेक पार्टनर स्वीकार किया है। सुरक्षित संचार 6G। भारत ताइवान के साथ मिलकर भविष्य की संचार तकनीक 6G पर काम करने को तैयार है, ताकि चीनी उपकरणों, हुआवे आदि पर निर्भरता खत्म हो सके। सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यालय। भारत ने मुंबई में ताइवान का तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र TECC खोलने की तो दोस्तों यहाँ पर क्वावे का जिक्र हुआ। क्वावे एक दूरसंचार कंपनी है। हमारे देश में कई कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस हो गई, एयरटेल हो गई, BSNL हो गई और वोडाफोन आइडिया हो गई। यह भी तो दूरसंचार कंपनियां ही हैं, किंतु क्वावे एक अलग लेवल की, मतलब कि यह जैसे कि टीवी के लिए या फिर OTT प्लेटफॉर्म के लिए दूरसंचार प्रणाली और सुविधाएं देती है। ऐसी सुविधाएं हमारे पास दशकों पहले नहीं थी, लेकिन अब यह विकसित हो रही हैं। अनुमति दी है, जो एक बड़ा कूटनीतिक कदम है। 3. आगे का कदम, द नेक्स्ट मूव। अगले कुछ महीनों में आप ये बड़े बदलाव देख सकते हैं। 1. डायरेक्ट फ्लाइट्स। भारत और ताइवान के बीच सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने पर बातचीत अंतिम चरण। ओ भाई, यहाँ तो चीन के साथ चल रही थी बात डायरेक्ट फ्लाइट उड़ाने की, अब तो ताइवान के साथ भी डायरेक्ट फ्लाइटें उड़ सकती हैं। में है। 2. चिप उत्पादन की शुरुआत। 2026 के अंत तक भारत में बने पहले सेमीकंडक्टर चिप के बाजार में आने की संभावना है, जिसमें ताइवानी तकनीक का बड़ा हाथ होगा। 3. चीन की घेराबंदी। भारत आधिकारिक रूप से वन चाइना नीति नहीं तोड़ेगा, लेकिन ताइवान के साथ अपने व्यापार को $15 बिलियन के पार ले जाकर चीन को, मतलब कि भाई यहाँ भी वन चाइना पॉलिसी लागू है और ताइवान
के साथ सीधी फ्लाइट उड़ाने की हम बात कर रहे हैं, पर कैसे? चलिए हम आगे इसको देखना चाहेंगे। वो आर्थिक संदेश देगा। विश्लेषण के लिए विशेष टिप, अपने वीडियो में ये जरूर बताएं कि चीन। तो दोस्तों यहाँ पर हम जेमिनाई से पूछे हैं कि जब भारत वन चाइना पॉलिसी नहीं ख़त्म कर रहा है तो फिर ताइवान के साथ सीधी उड़ानें कैसे संभव हैं? तो चलिए हमारा उत्तर प्रस्तुत हो चुका है, देखते हैं क्या है उत्तर। ये एक बहुत ही गहरा और कूटनीतिक डिप्लोमेटिक सवाल है। पहली नजर में लगता है कि वन चाइना पॉलिसी और ताइवान के साथ सीधी उड़ानें एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसे सॉफ्ट कूटनीति कहा जाता है। इसे समझने के लिए इन 3 मुख्य बिंदुओं पर गौर करें। 1. आधिकारिक बनाम अनौपचारिक संबंध। भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार तो करता है, लेकिन उसने 2010 के बाद से किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में इसका जिक्र करना बंद कर दिया है। सच्चाई, भारत ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देता। वहां हमारा दूतावास एम्बेसी नहीं है, लेकिन वो ताइवान को एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एंटिटी मानता है। सीधी उड़ानें। हवाई यात्रा को सरकारी मान्यता के बजाय व्यापारिक और नागरिक सुविधा, कमर्शियल और पीपल टू पीपल टाइज के रूप में देखा जाता है। दुनिया के कई देश जैसे अमेरिका, जापान और यहाँ तक कि खुद वियतनाम, जो वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, उनकी ताइवान के साथ सीधी उड़ानें चलती हैं। 2. आर्थिक मजबूरी और सेमीकंडक्टर चिप डिप्लोमेसी। भारत में ताइवान की बड़ी कंपनियां जैसे फॉक्सकॉन, टाटा पीएसएमसी पार्टनरशिप अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। हजारों ताइवानी इंजीनियर भारत आ रहे हैं और भारतीय पेशेवर ताइवान जा रहे हैं। बिना सीधी उड़ानों के इस निवेश को संभालना मुश्किल है, इसलिए उड़ानों को बिजनेस लॉजिस्टिक्स के तौर पर शुरू किया जा रहा है, न कि राजनीतिक घोषणा के तौर पर। 3. ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर TECC का रोल। चूंकि भारत में ताइवान का दूतावास नहीं है, इसलिए TECC, जो मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में है, एक डी फैक्टो अघोषित दूतावास की तरह काम करता है। सीधी उड़ानों का समझौता इन्हीं केंद्रों के माध्यम से होता है, ताकि ये तकनीकी रूप से 2 सरकारों के बीच का समझौता न लगे, बल्कि। तो दोस्तों क्या आप TECC को जानना चाहेंगे? हम आगे इसको देखेंगे। तो चलिए आगे पहले हम इसी को देख सकते हैं। 2 आर्थिक केंद्रों के बीच का समझौता लगे। आगे का कदम और चीन की प्रतिक्रिया। चीन निश्चित रूप से इसका विरोध करेगा, जैसा कि उसने मुंबई में तीसरा केंद्र खुलने पर किया था। लेकिन भारत का तर्क यह है कि जब तक सीमा LAC पर शांति नहीं है और चीन भारत की संप्रभुता जैसे अरुणाचल पर दावा का सम्मान नहीं करता, तब तक भारत भी चीन की संवेदनशीलता ताइवान को लेकर पूरी तरह बाध्य नहीं है। आपके वीडियो के लिए विश्लेषण। आप अपने दर्शकों को यह समझा क्या TECC को निश्चित रूप से। जब हम दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हुई है। हम कुछ और पूछना चाहते थे और माइक्रोफोन द्वारा कुछ और लिखा गया। हम इसे सुधारने की कोशिश करते हैं। TECC का पूरा नाम ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। सरल शब्दों में कहें तो ये भारत में ताइवान का अघोषित दूतावास, डी फैक्टो एम्बेसी है। मतलब कि दोस्तों यह कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन या फिर कोई कंपनी वगैरह नहीं है। ये ताइवान का एक आधिकारिक है, जो मतलब हम इसे एक दूतावास की तरह कह सकते हैं, लेकिन वह सरकार द्वारा घोषित है और मान्यता प्राप्त होता है और यह अपने आधार पर काम करता है। तो दोस्तों हम इसके बारे में जान लिए हैं। क्योंकि हमारा विश्लेषण अब बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए यहीं हम इसे विराम देना चाहेंगे। ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल शुभ टाइम 8 को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।